नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय भौतिक विभाग से भौतिक शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र दोलन एवं तरंगों के आज हम प्रथम अध्याय का अंतिम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही इस वेव एंड ऑसिलेशंस में अपना पहला अध्याय समाप्त पूर्ण हो जाएगा। आपको समय समय पर इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, उनकी भी जानकारी दी गई है और प्रयास रहेगा पृथक से एक दिन प्रश्न पत्र में पूछे गए उस प्रकार के सभी प्रश्नों को और आपको बता दिया जाए। आज का जो आर्टिकल है यह मूलतः सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के द्वारा हम सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन डिस्कस कर रहे हैं। अर्थात एक ही रेखा के अनुदिश यदि समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गति हैं तो उनका अध्यारोपण किस प्रकार का होगा, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा, मान लिया दो सरल आवर्त गति हो रही हैं, उनमें आयाम स्मॉल a1 तथा स्मॉल a2 हैं। एक रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं, जैसा कि अपना आज का टॉपिक है। तब किसी समय t पर कण का इनके द्वारा जो विस्थापन होगा, हम उस विस्थापन समीकरण को जिस प्रकार से सरल आवर्त गति में लिखते रहे हैं उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह समीकरण होगा y1 = a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड वेव इज इक्वल्स टू y2 = a2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 where alpha 1 and alpha 2 are the phases angle. Now all of you are well familiar with the principle of superposition. इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम लिखते हैं y = y1 + y2। y = y1 + y2। y1 और y2 के मान हमने समीकरण 1 में लिखे हैं, अतः y1 और y2 के मान यहाँ लिख सकते हैं। साइन ऑफ a + b की तरह साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 को ओपन कर सकते हैं और जब हम ओपन करेंगे तो इस प्रकार की टर्म आएगी जिसमें हमने एक बार साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है और दूसरी टर्म में कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया है और टर्म इस प्रकार की मिल गई है। साइन ओमेगा टी का जो मल्टीपल है हमने उसको a cos फाई माना है, जबकि कॉस ओमेगा टी का जो मल्टीपल है उसको हमने a sin फाई माना है। दोनों के जो एज्यूम किए गए हैं a cos फाई और a sin फाई, दोनों को पृथक रूप से इस प्रकार से लिखा गया है। जब हम इस प्रकार का एज्यूम कर लेते हैं तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वह परिणामी तरंग का विस्थापन बन जाता है a cos फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a sin फाई कॉस ओमेगा टी, और साइन ऑफ a + b फार्मूला यूज करते हुए हम इस समीकरण को लिख सकते हैं y = a sin ओमेगा टी प्लस फाई। क्या कहना चाह रहे हैं? समीकरण 1 में जिस प्रकार की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिली है, समीकरण 1 में
दो सरल आवर्त गतियों के लिए कण के विस्थापन के जो समीकरण मिले हैं, जब वो अध्यारोपित हो रही हैं, अध्यारोपित होकर के दे आर सुपरइम्पोजिंग ईच अदर, और अध्यारोपित होने के पश्चात जो परिणामी तरंग बन रही है वह परिणामी तरंग भी मूल तरंगों की तरह है। उन दोनों तरंग में साइन फैक्टर आ रहा था, आप देख रहे हैं परिणामी तरंग में भी साइन का फैक्टर आ रहा है, तो परिणामी तरंग भी मूल तरंगों की तरह है। जो हमने ए साइन फाई ए कॉस फाई माना था, हम इसको स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं, और स्क्वायर और ऐड करने पर, वर्ग और जोड़ने पर हमें परिणामी आयाम का मान मिल गया है, और परिणामी आयाम का मान है a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। यह परिणामी तरंग का आयाम है। यदि हम कलांतर निकालना चाहें तो इन दोनों समीकरण को डिवाइड करना पड़ेगा, और इस समीकरण से फिर हमें tan फाई का मान मिल जाएगा। देखिएगा tan फाई इस प्रकार से हमने निकाल लिया है, और यह tan फाई का जो मान आया है, यह tan फाई का मान है a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2, इट इज़ डिवाइडेड बाई a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 2। इस प्रकार से हमने यह मान परिणामी दोनों में जो कलांतर है उस मान को ज्ञात कर लिया है। देखिएगा ये इस प्रकार से है। हम क्या देख रहे हैं दोनों समीकरण में कि यदि परिणामी विस्थापन है या कलांतर है तो निश्चित रूप से ये समीकरण के जो मान हैं वो a1 a2 उन दोनों पर निर्भर कर रहे हैं, और इसकी मदद से अब हम परिणामी दोलन का आवर्तकाल आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम देखेंगे तो परिणामी दोलन का जो आवर्तकाल और आवृत्ति है, यह मान भी प्रारंभिक दोलनों के आवर्तकाल तथा आवृत्ति के तुल्य है। इसका अर्थ हुआ कि परिणामी तरंग की आवृत्ति भी वही आवृत्ति होती है जो प्रारंभ में ली गई दोनों सरल आवर्त गति की आवृत्ति है। अर्थात एक रेखा के अनुदिश यदि दो सरल आवर्त गति कर रही हैं तो उनके अध्यारोपण से एक परिणामी दोलन भी एक सरल आवर्त गति दोलन होता है, जिसका परिणामी आयाम तथा जो फेज एंगल है वह इस tan फाई से दिया जाता है। यदि हम एक स्पेशल केस लें जिसमें मान लीजिएगा दोनों तरंगें जो सरल आवर्त गति कर रही हैं उनके आयाम भी समान हैं, अर्थात a बराबर, विशेष अवस्था में यदि हम कहें कि उन दोनों के जो फेस एंगल हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यदि अल्फ़ा है, तब उस केस में जो परिणामी आयाम होगा वह a1 प्लस a2 होगा, और बाई बराबर क्या होगा, परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वह विस्थापन हो जाएगा a1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। इसी बात से संबंधित अपने पाठ्यक्रम में एक बिंदु और है जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इस इंटरफेरेंस से आप फैमिलियर हैं, हमने पिछली क्लास में इसको सीखा हुआ है। हम जानते हैं जब दो ध्वनि तरंगें एक साथ प्रसरण करती हैं तो वो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का जो आयाम है वो परिणामी तरंग का आयाम कुछ स्थानों पर अधिक हो जाएगा और कुछ स्थान पर कम हो जाएगा। उसी प्रकार से ध्वनि तरंग की जो तीव्रता है, चूँकि तरंग की जो तीव्रता है वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वह भी कुछ स्थान पर अधिक हो जाएगी और कम हो जाएगी। इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस प्रकार का व्यवहार व्यतिकरण कहलाएगा। खास बात यह है
कि इस तरह के अध्यारोपण से जो ये प्रतिरूप बन रहा है जिसे हम व्यतिकरण नाम दे रहे हैं, इसमें एनर्जी का मूलतः रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहीं भी नष्ट नहीं होती है, एनर्जी कुछ स्थान पर अधिक और कुछ स्थान पर कम हो जाती है। दोनों जो तरंग हैं उनमें सुपरपोजिशन इस प्रकार से होता है कि यदि परिणामी तीव्रता दोनों की तीव्रता के योग से अधिक हो, यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों इंटेंसिटी के योग से अधिक हो, तो वह व्यतिकरण का जो प्रकार है वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और इस केस में आयाम का जो मान है वो दोनों तरंगों के जो आयाम हैं उनके योगफल के बराबर होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। और इसमें दोनों जो वेव हैं वो एक ही दिशा में होती हैं। यदि परिणामी तीव्रता दोनों तरंग की तीव्रता के योग से कम है, मान लीजिए दो तीव्रता हैं, दोनों तरंग की तीव्रता जिसको हमने पहली को I1 कहा है, दूसरी को हमने I2 कहा है। परिणामी तरंग की तीव्रता यदि दोनों तरंग की तीव्रता से कम है, साथ ही साथ परिणामी तरंग का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, यदि उन दोनों आयाम के अंतर के बराबर हो, तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस जो पैटर्न है हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और ऐसे केस में जो दोनों तरंगें हैं वह विपरीत कला में चलती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा वह व्यतिकरण प्रतिरूप हम विनाशी के नाम से जानेंगे। इस प्रकार के विनाशी व्यतिकरण के प्रतिरूप का अब हम गणितीय विश्लेषण भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा दो तरंगें हैं जिनके आयाम A1 और A2 हैं और उनकी आवृत्ति समान है, दोनों में मान लीजिएगा कलांतर फाई है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम y = y1 + y2 लिखते हैं। y1 और y2 का मान लिखा और इसको जब हम हल करते हैं तो देखिएगा sin ωt का मल्टीपल आया, cos ωt का मल्टीपल आया। और इस समीकरण 1 में मैंने किस प्रकार से A1 + A2 cos phi को A cos थीटा कहा है, A2 sin phi को हमने A sin थीटा एज्यूम किया है। और जब हम इनका सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस सब्स्टिट्यूशन से हमको परिणामी तरंग का विस्थापन मिल रहा है और यह विस्थापन आ रहा है y = A sin of ωt + थीटा। हम जानते हैं कि इस परिणामी तरंग के विस्थापन में भी जो आवृत्ति है, जो ओमेगा ली गई थी, वही आवृत्ति पुनः प्राप्त हो रही है। हम परिणामी तरंग के लिए जो हमने एज्यूम किया उन दोनों समीकरण 1 को वर्ग और जोड़ कर सकते हैं, स्क्वायर और ऐड करके हम परिणामी आयाम का मान निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से ये निकाला गया है। और परिणामी आयाम का मान आता है कैपिटल A = √A1² + A2² + 2A1A2 cos of phi। इसका अर्थ हुआ कि ध्वनि तरंग की जो इंटेंसिटी है, चूँकि वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वह मान I = I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi होगा। तो इस प्रकार से जो समीकरण 2 और समीकरण 3 दी गई हैं, हम व्यतिकरण प्रतिरूप के केस में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता के मान को निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों मानों को संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए सेपरेट करना चाहते हैं। मान लीजिएगा सर्वप्रथम हम संपोषी व्यतिकरण करना चाहते हैं, तो हमें जैसा अभी बताया, जैसा मैंने अभी आपको याद दिलाया कि इसमें दोनों जो तरंगें हैं उनमें समान कला में होती हैं। चूँकि समान कला में है इसलिए phi = 0, 2π, 4π इस प्रकार से होगा। और ऐसे phi के मान पर cos phi का मान 1 हो जाएगा। परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो A1 + A2 आएगा और जो परिणामी तीव्रता आएगी वो I1 + I2 + 2√I1I2 आएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामी आयाम दोनों के आयाम के योग के तुल्य है और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो दोनों तरंग की तीव्रता के योग से अधिक है। और इस प्रकार से आई मैक्सिमम का जो मान है वो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम विनाशी व्यतिकरण के लिए कार्य कर सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण के केस में हमने डिस्कस किया था कि जो दोनों तरंगें हैं वो विपरीत कला में होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ पाई, 3 पाई, 5 पाई के मान होने चाहिए और इस प्रकार की वैल्यूज पर कॉस फाई का मान -1 होगा। कॉस फाई के इस -1 के मान को हम यूज कर सकते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम के लिए। तो परिणामी तरंग का आयाम a = a1 - a2 बनेगा और परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वह मिनिमम होगी, जिसका मान होगा i1 + i2 - 2 रूट ऑफ i1 i2। तो जैसा मैंने आपको अभी बतलाया था कि यदि विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, दोनों तरंगें विपरीत कला में चल रही हैं, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंग के आयाम के अंतर से दिया जाएगा और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो दोनों तरंग की तीव्रता के योग से कम होगी। जब इस प्रकार का केस होने लगे तो हम उसे विनाशी व्यतिकरण का नाम देंगे। अब हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं। मान लीजिएगा दोनों तरंग की आयाम समान हैं, a1 a2 दोनों a के बराबर हैं, तो उस केस में समपोषी व्यतिकरण 2a हो गया और इंटेंसिटी का जो मान है वो 4a² हो गया। यह केस बना समपोषी व्यतिकरण का। जबकि हम विनाशी व्यतिकरण पर ले रहे हैं तो परिणामी तरंग का आयाम 0 हो गया और इस प्रकार से तीव्रता का मान भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड का जो मान है वो अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है और इंटेंसिटी के जो मान में परिवर्तन आता है वह इंटेंसिटी का जो मान में परिवर्तन है वो 4a² और 0 के बीच में है। ध्यान रहे इंटेंसिटी के मान में परिवर्तन जरूर हो रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में ऊर्जा एनर्जी का लॉस कहीं भी नहीं होता। एनर्जी का मान प्योरली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं ऊर्जा कम कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में न्यूनतम हो जाती है, परंतु तरंगों की कुल ऊर्जा में व्यतिकरण से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। व्यतिकरण के लिए जरूरी है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में संचरित हो, दोनों तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए और यदि दोनों तरंगों के आयाम भी समान हों तो यह और भी श्रेष्ठ होगा। यदि आयाम समान नहीं है तब भी चलेगा, तब भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ ही अपने फिजिक्स सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में जो फर्स्ट चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाता है। कल से हम कपल्ड ऑसिलेटर एंड डैम्प ऑसिलेशंस की स्टडी करेंगे। आशा है कि आप इन सब बातों का अभ्यास करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करें। धन्यवाद।